ठीक है, तो आज अपन इंटरनेशनल लॉ पढ़ते हैं। इंटरनेशनल लॉ की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग कहाँ पे हुआ। अंतरराष्ट्रीय विधि शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इंग्लैंड के विधि शास्त्री जेरेमी बेंथम ने किया था। कब किया था? 1780 में। 1780 में किया था। किसने? जेरेमी बेंथम ने किया था। और जो इंटरनेशनल लॉ है वो यूरोपीय प्रणाली की देन है। यूरोपीय प्रणाली की देन है। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के पिता कौन माने जाते हैं? प्रोफेसर ग्रोशियस। आधुनिक अंतरराष्ट्रीय विधि के पिता या प्रणेता प्रोफेसर ग्रोशियस माने जाते हैं। और ग्रोशियस की पहली पुस्तक कौन सी है? मोर लिब्रियम। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं युद्ध और शांति की विधि। युद्ध और शांति की विधि, डी जूरे बेलिक प्रिसिस। यानी ग्रोशियस ने कहा था कि अंतरराष्ट्रीय विधि कौन सी विधि है? जो युद्ध और शांति की विधि है। दोनों ही चीजें इसमें समाहित है। इसका समर्थन किसने किया था? ग्रोशियस ने तो कह दिया कि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है? युद्ध और शांति की विधि है। इसका समर्थन किया था प्रोफेसर ओपेनहाइम ने। प्रोफेसर ओपेनहाइम ने इसका समर्थन किया था कि हाँ, अंतरराष्ट्रीय विधि युद्ध और शांति की विधि है। लेकिन इसका विरोध किसने किया या इसकी आलोचना किसने की? ये ऊपर लिख लो बुक्स में सारी। हॉलैंड और ब्राइलरी ने। हॉलैंड और ब्राइलरी ने इसकी आलोचना की थी। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं। मान लो पूछ लिया जाता है कि अंतरराष्ट्रीय विधि कौन सी प्रणाली की देन है, तो अपने को याद रखना है यूरोपीय प्रणाली की देन है। प्राकृतिक विधि कौन सी प्रणाली की देन है? रोमन विधि। प्राकृतिक विधि कौन सी प्रणाली की देन है? ग्रीक नहीं है क्या? ग्रीक है शायद। ठीक है, रोमन नहीं है मैम, रोमन। रोमन है ना मैडम? रोमन है क्या? हाँ रोमन। रोमन है वो। दो उसने हाँ, किए थे, रोमन। सिविल और वो। अच्छा ठीक है, रोमन विधि की है ना। प्राकृतिक विधि रोमन की है और अंतरराष्ट्रीय विधि यूरोपीय प्रणाली की देन है। ठीक है, अब आता है ओपेनहाइम की डेफिनेशन। अपन डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो ओपेनहाइम ने कब दी थी डेफिनेशन? 1905 में दी थी। कब दी थी? 1905। सन 1905 में दी थी। ओपेनहाइम ने क्या कहा? कौन कौन से शब्द याद करने अपन को ओपेनहाइम की डेफिनेशन में? इसने कहा कि राष्ट्रों की विधि या अंतरराष्ट्रीय विधि उन रूढ़िजन्य या परंपरागत नियमों का समूह है जिन्हें सभ्य राज्य अपने पारस्परिक व्यवहार में बंधनकारी मानते हैं। ठीक है, तो ओपेनहाइम की डेफिनेशन की आलोचना बहुत हुई। क्यों हुई? कहा पहला तो रूढ़िजन्य और परंपरागत नियमों का समूह का। दो शब्द कौन से याद करने हैं? रूढ़िजन्य और परंपरागत नियमों का समूह, और जिन्हें सभ्य राज्य बंधनकारी मानते हैं। चार शब्द हो गए। क्या? रूढ़िजन्य, परंपरागत नियमों का समूह, सभ्य राज्य और बंधनकारी मानते हैं। ठीक है, ये चार शब्द ओपेनहाइम की डेफिनेशन में याद करने अपने को। नेक्स्ट डेफिनेशन, इसकी आलोचना बहुत की गई। आलोचना की गई कि क्या ये परंपरागत है, क्या अंतरराष्ट्रीय विधि कोई जरूरी नहीं है, इसमें नए नियम भी आते हैं और ये बंधनकारी भी नहीं है। ये तो क्या है? एक समझौते, इसमें समझौते के आधार पे भी अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण होता है। ठीक है, इसमें इस जो परिभाषा में कमी रह गई, ओपेनहाइम की परिभाषा में जो कमी रही, उसको सुधार किया गया। उसमें सुधार किया गया। ओपेनहाइम की पुस्तक में
के 9वें संस्करण में सुधार किया गया। जो 9वां एडिशन आया, 9th जो एडिशन आया, उसमें संशोधन किया गया। किया किसने संशोधन? 2 नाम याद रखने अपने को, सर रॉबर्ट जेनिक्स, सर रॉबर्ट जेनिक्स और सर आर्थर वाट्स। आर्थर वाट्स, ये 2 शब्द है। इन विधि शास्त्रियों ने इसकी ओपनहेम की जो परिभाषा है उसमें सुधार किया या उसमें संशोधन किया, और अब कहा कि ये सिर्फ राज्यों पर ही बंधनकारी नहीं है। अंतरराष्ट्रीय विधि के विषय वस्तु में अब क्या है, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं भी आ गई, व्यक्ति भी आ गए, और जो गैर सरकारी संस्थाएं थी वो भी शामिल हो गए। ठीक है, सिर्फ राज्य ही नहीं, अब अंतरराष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु सिर्फ राज्य नहीं है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, व्यक्ति और जो गैर सरकारी संस्थाएं हैं वो भी अंतरराष्ट्रीय विधि की विषय वस्तु बन गई हैं। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं डेफिनेशन कुछ और नए विधि शास्त्रियों। तो सबसे पहले आता है ब्राइलरी। ब्राइलरी की डेफिनेशन में अपने को एक शब्द याद करना है, कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का। इसने कहा अंतरराष्ट्रीय विधि या राज्यों की विधि कौन सी विधि है? जो कार्य रूप में आने वाले सिद्धांतों का समूह है, जिसे सभ्य राष्ट्र अपने ऊपर बंधनकारी मानते हैं। तो कार्य रूप में आने वाले सिद्धांत, ठीक है। फिर थर्ड डेफिनेशन, वेस्ट गोल्ड माइनिंग का केस नाम याद रखना है अपने को। वेस्ट गोल्ड माइनिंग ये क्या करती है? गोल्ड माइनिंग, गोल्ड किसको पसंद होता है? नागरिकों को, ठीक है। तो इनका कहने का मतलब है, वेस्ट गोल्ड माइनिंग के केस में कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय विधि का अर्थ सभ्य राज्य द्वारा स्वीकृत उन विधि के नियमों से है जो उनके नागरिकों के पारस्परिक आचरण को नियमित करते हैं। यानी गोल्ड माइनिंग वाले केस में क्या है? नागरिका को आचरण है, ठीक है। गोल्ड कौन पहनता है? नागरिक पहनता है। इसका एक कोडवर्ड की तरह याद करने पड़ेंगे इसको। ओपनहाइम परंपरागत नियमों का समूह है जो सभ्य राज्यों पर बंधनकारी है। ब्राइलरी ने कहा कार्य रूप के सिद्धांतों का समूह है जो सभ्य राज्यों पर बंधनकारी है। गोल्ड माइनिंग में कहा कि अंतरराष्ट्रीय नागरिकों विधि के क्या है? आचरण। नागरिकों के आचरण को नियमित करती है, ठीक है, विनियमित करती है या नियंत्रित करती है। फिर आया लोटस वाद, एसएस लोटस का वाद। इसमें कहा कि स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होती है ये अंतरराष्ट्रीय विधि। लोटस कहाँ? खुले समुद्र पे खिलते हैं, ठीक है। खुले लोटस, गुलाब खुले कमल खुले स्वतंत्र जगह में खिलता है, तो यहाँ पर स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होती है। अंतरराष्ट्रीय विधि से तात्पर्य उन सिद्धांतों से है जो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच लागू होती है। लोटस स्वतंत्र राष्ट्र, एक शब्द याद करना है, लोटस वाले वाद में स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच में लागू होती है, ठीक है। एक एक शब्द याद करना है इसका। ओपेनहाइम की डेफिनेशन में संशोधन किसने किया था? उसके 2 शिष्य थे, रॉबर्ट जेनिंग और आर्थर वाट्स ने। हाँ, याद आर्थर करना है, वाट्स। आर्थर वाट्सअप, ठीक है, आर्थर वाट्स, हाँ, वाट्स और जेनिक्स, ठीक है। फिर आता है जेसप। जेसप क्या कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है? राष्ट्रों की विधि है जो राज्यों के 2 या 2 से अधिक राज्यों के पारस्परिक आचरण को तो नियंत्रित करती ही करती है, इसके साथ में व्यक्तियों और राज्यों के आचरण को भी नियंत्रित करती है। जेसप ने कहा कि राज्यों के आचरण को तो नियंत्रित करती ही करती है, साथ साथ में व्यक्तियों और राज्यों के आचरण को भी क्या करती है? संबंधों पर ये लागू होती है। जेसप में यानी दोनों बातें उसने कह दी कि राज्यों के पारस्परिक व्यवहार को नियंत्रित करती है, संबंधों पे लागू, प्लस व्यक्तियों और राज्यों, ठीक है। एक एक शब्द पे टिक लगा लो याद रहने के लिए। फिर हॉल,
हॉल की डेफिनेशन है ये कि हॉल में कौन बैठता है? विवेकशील व्यक्ति ही बैठता है। व्यक्ति। विवेकशील व्यक्ति। हम्म। सिनेमा हॉल में कौन बैठता है? एक विवेकशील विवेकशील। व्यक्ति बैठता है। यानी ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि उन आचरण के नियमों का समूह है जिन्हें आधुनिक सभ्य राज्य अपने पारस्परिक बंधन संबंधों पर बंधनकारी मानते हैं, जिस पर एक विवेकशील व्यक्ति अपने देश की विधि को मानता है। मतलब इसकी डेफिनेशन में हॉल में क्या याद करना है? विवेकशील व्यक्ति याद करना है अपने को। हॉल विवेकशील व्यक्ति। फिर आता है हकवर्थ। हकवर्थ क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नियमों का समूह है जो राज्य के संबंधों को नियंत्रित करता है। हकवर्थ यानी विकास। ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है? निरंतर विकास हो रहा है इसका। समय समय पर आने वाले अनुभवों और परिस्थितियों की आवश्यकता के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि का निरंतर विकास हो रहा है। हकवर्थ विकास शब्द याद करना है। क्या कह रहा है कि जैसे जैसे परिस्थितियां आ रही है वैसे वैसे अंतर्राष्ट्रीय विधि का विकास हो रहा है। हकवर्थ विकास याद करना है। ठीक है। फिर आया क्वीन बनाम कैन। क्वीन बनाम कैन। न्यायाधीश कौन थे? लॉर्ड कालरिज। कालरिज। ठीक है। लॉर्ड कालरिज थे। इसने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय विधि चलनों का वह समूह है जो चलन शब्द याद रखने हैं। क्वीन बनाम कैन में क्वीन क्या है? क्वीन बनाम कैन किस है? और उसमें याद रखना है शब्द कि चलन का वह समूह है। अंतर्राष्ट्रीय विधि चलन यानी एक अभ्यास। ठीक है। क्वीन के पीछे चलते जाओ। क्वीन क्या है? चलन है। हर कोई क्वीन बनना क्वीन चाहता है। क्वीन कैन हाँ, चलन चलन ना में। आ रहा है क्वीन लास्ट में। क्वीन चलन। हाँ, लास्ट चलो में ना चलो। आ रहा है तीनों में। ठीक है। क्वीन कैन और चलन। ठीक है। फिर आ रहा है कैल्सन। कैल्सन क्या कह रहा है कि राज्यों के आचरणों को नियंत्रित करती है। तो व्यक्ति नागरिकों के आचरण को नियंत्रित कहाँ पे किया गया था? नागरिकों के आचरण को किया गया था। फिलिप्स नागरिक जी जैसप में है। व्यक्तियों नहीं का। नहीं, गोल्ड वो पहनते हैं नागरिक। वेस्ट गोल्ड हाँ माइनिंग हाँ में, हाँ वेस्ट हाँ, गोल्ड गोल्ड माइनिंग। माइन। ठीक हाँ है। हाँ वैसे हाँ याद हाँ। करोगे ना तो याद है। कैल्सन तो कह रहा है राज्य के आचरण को नियंत्रित करती है, जबकि गोल्ड माइनिंग में गोल्ड कहा कि माइनिंग नागरिकों के आचरण को नागरिकों के नियंत्रित आचरण। करती है। कैल्सन और गोल्ड माइनिंग की सेम डेफिनेशन है। शब्द एक जगह चेंज हुआ है। यहाँ राज्य आए हैं कैल्सन में, गोल्ड माइनिंग में नागरिक आए हैं। ठीक है। इतना ही अंतर है। ठीक है। फिर आता है फेनविक। फेनविक क्या कह रहा है कि सामान्य सिद्धांतों और विनिर्दिष्ट नियमों का समूह है। फेनविक यानी ये कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में सामान्य जनरल प्रिंसिपल तो है ही है, साथ में स्पेसिफाइड प्रिंसिपल नियम रूल भी हैं। यानी सामान्य और विशिष्ट दोनों चीजें कहां पर है? अंतर्राष्ट्रीय विधि में। फेनविक कह रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है कि सामान्य सिद्धांतों और विशिष्ट नियमों का समूह है अंतर्राष्ट्रीय विधि। तो और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्यों पर लागू होती। मतलब इसने विस्तृत डेफिनेशन दी है फेनविक ने। सबने कहा, किसी ने कहा राज्य पे, किसी के नागरिकों पे, किसी ने कहा राज्य और व्यक्तियों पर। सबने अलग अलग कहा, लेकिन फेनविक ने जो परिभाषा दी है वो विस्तृत है। इसने कहा कि ये किस किस पर लागू होती है? प्रभुत्व संपन्न राज्यों पे, व्यक्तियों पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर, गैर राज्य इकाइयों पर, सब पर अंतर्राष्ट्रीय विधि लागू होती है। कौन से नियम? सामान्य सिद्धांत और विशिष्ट नियम दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय विधि माने जाते हैं। फेनविक। ठीक है। फेनविक में क्या शब्द याद करना है? सामान्य और विशिष्ट नियमों का समूह है अंतर्राष्ट्रीय विधि। फिर आता है हाइटमैन। हाइटमैन क्या है? एक इकाइयों पे चढ़ के हाइट प्राप्त की जाती है। ठीक है। हिंदी में हाइटमैन लिखा है, इंग्लिश में व्हाइट मैन लिखा है ना? तो अपने को हाइटमैन याद करना है। तो इकाइयों पर चढ़ के हाइट प्राप्त की जाती है। तो ये क्या अन्य इकाइयों पर भी लागू करता है? ये व्यक्तियों और राज्यों पर तो लागू होती ही होती है।
बल्कि क्या है, ये इकाइयों पर भी लागू होती है। हाइटमैन का इतनी शब्द याद करना है अपने को कि व्यक्तियों पर लागू होती है, राज्यों पर लागू होती है, बल्कि ये एक इकाई भी अगर कोई हो, उस इकाइयों पर भी अंतरराष्ट्रीय विधि लागू होती है। हाइटमैन स्टार की डेफिनेशन सबसे ज्यादा प्रचलित है। क्यों प्रचलित है? कि इसमें बताया कि अंतरराष्ट्रीय विधि किन किन पर लागू होती है। फर्स्ट, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्य संबंधी नियम। अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्य संबंधी नियम पारस्परिक संबंधों और राज्य और व्यक्तियों के संबंधों को संबंधित करने वाली विधि है। यानी ये कह रही है कि अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं के कार्य संबंधित, एक तो अंतरराष्ट्रीय जो ऑर्गेनाइजेशन होगी या जो भी संस्थाएं होगी उनके कार्य संबंधी नियम बनाती है अंतरराष्ट्रीय, साथ साथ में व्यक्तियों और राज्यों के पारस्परिक संबंध भी कौन बनाती है, नियम संबंध कौन करती है, अंतरराष्ट्रीय विधि करते। दूसरी बात इसमें, ये व्यक्तियों पर गैर राज्य इकाइयों से संबंधित है। यानी अगर सबसे संकुचित डेफिनेशन देखे तो ओपनहाइम की थी, शुरुआत वाली 1905 में थी, और सबसे सबसे विस्तृत विस्तृत स्टार्क की है। ठीक है, इन डेफिनेशन में इतना ही याद करना है। फिर एक डेफिनेशन आती है अंतरराष्ट्रीय सोवियत परिभाषा। ठीक है, सोवियत परिभाषा, सोवियत परिभाषा में ये कहा गया सामूहिक दबाव, याद करना अपने को, आती नहीं है इनकी, पूछी नहीं जाती, ये तो ऐसी पढ़ी हुई थी। ठीक है, पूछी नहीं जाती। अब एक एक शब्द कौन से हैं वो याद लिख लो आप। एक कॉलिंस की डेफिनेशन रह गई, निरंतर विकसित होने वाले नियमों का समूह है। कॉलिंस कहता है निरंतर विकसित होने वाले नियमों का समूह है। ठीक है, तो अब एक एक वर्ड याद मैं बोल रही हूँ, एक बार आप लिख लो या कहीं निशान लगा लो। ऑस्टिन क्या कहता है, परंपरागत और रूढ़िजन्य नियमों का समूह है। हॉल क्या कहता है, लाइन से चलते हैं, हॉल नहीं, सबसे पहले कार्य रूप वाले सिद्धांतों का। वेस्ट गोल्ड माइनिंग नागरिकों के आचरण को नियमित करता है। लोटसवाद स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच विकसित होता है। फिर आता है जेसप। जेसप ने कहा क्या कि ये राज्यों के आचरण, राज्यों के पारस्परिक संबंधों को तो नियंत्रित करता ही करता है, इसके साथ में व्यक्तियों और राज्यों के संबंध को भी नियंत्रित करता है। ठीक है, इसके बाद में आती है हॉल की। हॉल में विवेकशील व्यक्ति, हॉल विवेकशील व्यक्ति। फिर आता है हकवर्थ। हकवर्थ विकास है, हकवर्थ विकास शब्द याद रखना है। क्वीन बनाम कैन चलन, क्वीन बनाम कैन चलन याद करना है। कैल्सन कहता है, कैल्सन कहता है राज्यों के आचरणों को नियंत्रित करती है, राज्यों के आचरणों को नियंत्रित करती है। फैनविक कहता है कि सामान्य सिद्धांतों और विशिष्ट सिद्धांतों का के समूह को क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि कहते हैं। हाइटमैन कहता है ये इकाइयों पर भी लागू होती है। ठीक है, फिर स्टार की डेफिनेशन में सब आ गया कि ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पे राज्यों के पारस्परिक संबंधों को नियंत्रित करती है, प्लस राज्यों और व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है, प्लस व्यक्तियों के आचरण को गैर राज्य इकाइयों को भी नियंत्रित करती है, उनसे संबंधित होते हैं। स्टार की डेफिनेशन सबसे बड़ी है। अब आता है अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है या इसके आधार क्या है। ठीक है, कि इसके कुछ कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है, और कुछ विधि शास्त्रियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं है। नेचर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है, तो प्रकृति आते ही शब्द अपने को ये याद रखना है कि कुछ विधि शास्त्री तो क्या कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है, इसमें विधि वाले गुण हैं, लेकिन कुछ विधि शास्त्री क्या कहते हैं कि इसमें अंतरराष्ट्रीय विधि वाले गुण नहीं है। ठीक है, तो
विधि वाले हैं और नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि विधि नहीं है। कौन से ऐसे विधि शास्त्री हैं जो अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि नहीं मानते हैं। तो इस सबसे पहले है ऑस्टिन हॉब्स, ऑस्टिन ऑस्टिन, ऑस्टिन फिर है पिफेनड्राफ, फिर है जर्मी बेंथम। ये मैम हॉब्स भी दे रखा है। एक मिनट, जर्मी बेंथम आ गया। जर्मी बेंथम और जर्थो ब्राउन, दोनों है। ठीक है। हॉब्स है और हॉलैंड है। इसका कोड वर्ड याद करना है आपको, APJJHH, APJJHH। ये नहीं मानने वाले हैं, सिर्फ जय जय करते हैं या हाय हाय करते हैं, ठीक है। AP ठीक है, APJJHH, नहीं मानते हैं। ठीक है। ये नहीं मानते हैं, सिर्फ ऐसे ही करते हैं, ठीक है, HH करते हैं। कौन है? जर्मी वेंथन और दूसरा बताया मैम, एक जर्थो जर्मी ब्राउन, वेंथन। जर्थो ब्राउन, जर्थो ब्राउन। ओके, ठीक है। दोबारा बोलती हूँ, ऑस्टिन है सबसे पहले, पिफेनड्राफ है, फिर जर्मी बेंथम है, फिर जर्थो ब्राउन है, फिर है हॉलैंड और हॉब्स, APJJHH, ठीक है। ये क्यों नहीं मानते हैं? ऑस्टिन अपने को पता है कि वो कहता है संप्रभु होगा तो ही कब तक? विधि बनती है, तो इसमें तो अंतरराष्ट्रीय विधि में कोई संप्रभु नहीं होता है, इसलिए वो कहता है विधि है ही नहीं। इसमें कोई दंड नहीं है, इसलिए विधि नहीं है। इसमें कोई विधायिका नहीं है, इसलिए विधि नहीं है। इसमें कोई न्यायपालिका नहीं है, इसलिए विधि नहीं है। इस हॉब्स कहता है इसमें कोई भय नहीं है, इसलिए विधि नहीं है, ठीक है। ये सारे पॉइंट है इसमें। तो अपने को हॉब्स का शब्द याद करना, हाउ। हाउ का मतलब भय है। हॉब्स कह रहा है कि इसमें भय है, इसलिए भय एकदम नहीं, सही है, भय नहीं है, एकदम इसलिए अंतरराष्ट्रीय विधि नहीं है ये, एकदम सही है मैडम। हाउ ठीक है। ये इसका कोड वर्ड बनाओगे तभी याद होगी, नहीं तो याद नहीं होगी। कि वो पूछेगा कि कौन सा विधि शास्त्री है जो अंतरराष्ट्रीय विधि को विधि शास्त्र नहीं मानता है, तो ये 6 नाम याद होने चाहिए, APJJHH। ठीक है। ओपेनहाइम, सॉरी ऑस्टिन, प्यूंटर, ऑस्टिन, पुफेनड्राफ, प्यूंटर, पेंड्राफ्ट, जर्मी बेंथम, हॉलैंड, जर्थो ब्राउन और हॉब्स और हॉलैंड, हॉलैंड, हॉब्स, हॉब्स और हॉलैंड, ठीक है। ये मानते नहीं है कि अंतरराष्ट्रीय विधि कोई विधि है ही नहीं। अब कौन कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि को मानते कौन है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्क, ओपेनहाइम की डेफिनेशन है। तो अगर ओपेनहाइम कहीं भी पॉजिटिव आ जाए इंटरनेशनल लॉ में, तो ओपेनहाइम है तो वो ओपेनहाइम ही होता है, ठीक है। स्टार्क है मानने वालों में, ओपेनहाइम है, हेनरी मैन है, ब्राइलरी है और हार्थ है, और केस लो है 3। कौन कौन से हैं? गोल्ड गोल्डन माइनिंग, माइनिंग, पॉकेट हवाना और एक लौला का वाद है, लॉलब, हाँ, ठीक है। गोल्ड माइनिंग, पॉकेट हवाना और लोला वाला वाद, ठीक है। 3 वाद हैं और 3-4 विधि शास्त्री हैं। इनको याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं है। स्टार्क, ओपेनहाइम, ब्राइलरी, हेनरी मैन और हॉर्थ, ठीक है। ये अंतरराष्ट्रीय विधि को वास्तव में विधि मानते हैं। ये कहते हैं कि अंतरराष्ट्रीय विधि कहाँ से, संधियों से बनती है, समझौतों से बनती है, या सामंजस्यपूर्ण नियमों से बनती है। इसमें विधायिका भी है, विधायिका इसमें कोई विशेष नहीं है, लेकिन ये क्या है, जस्ट कोजेंस के सिद्धांत, यानी जो संधियां इंटरनेशनल लेवल पे जो संधियां की जाती है, वो इसमें क्या है, विधायिका का रूप धारण करती है। ये मानने वाले। पॉकेट हवाना के न्यायाधीश कौन है? ग्रे, 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 ठीक है। और ये
3 केस के नाम याद रखना है इसमें, और इतना कुछ याद नहीं करना कि कौन मानते हैं और कौन नहीं मानते। फिर एक अंतर आता है कि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर क्या है। लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि और प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में अंतर क्या है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन की ये अंतर किया किसने था, पिट कॉबेट ने। किसने किया था अंतर, पिट कॉबेट ने। ठीक है, अब ये अंतर सीधा सिंपल से समझे तो प्राइवेट जो अंतर्राष्ट्रीय विधि है इसको बोलते हैं विधियों का संघर्ष। विधियों का संघर्ष भी बोलते हैं इसको। क्यों बोलते हैं कि लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि है वो सब पे, हर राज्य पे जो इसके मेंबर बनते हैं या जो अंतर्राष्ट्रीय विधि के जिन्होंने अपनाई है वो सब पर लोक अंतर्राष्ट्रीय सामान्य रूप से कि संधि में ये काम करना है, प्रत्यय पड़े तो ये काम करना है। ठीक है, इंटरनेशनल नियम जो विधि है वो सब पर समान रूप से लागू होती है लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि। लेकिन प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है कि मान लो कोई राज्य में विवाद खड़ा होता है जिसमें एक पक्षकार विदेशी है, जिसमें एक पक्षकार विदेशी है, तो अब उस विवाद को निपटाने के लिए कौन सी विधि बनाई जाए, कौन सी विधि उस पर अप्लाई होगी। मान लो इंग्लैंड का व्यक्ति है, भारत में रह रहा है, भारत में उसने कोई विवाद कर लिया, किसी से उसका जमीन जायदाद से संबंधित कोई लड़ाई हो गई या कोई विवाद हो गया, तो अब क्या उस पे वहां वाली इंग्लैंड वाली विधि लागू करें या भारत वाली विधि लागू करते हैं। या जो पारिवारिक मामले होते हैं या जो पर्सनल मैटर से संबंधित मामले हैं उनके विवाह, विवाह विच्छेद, दत्तक, संरक्षकता, इन पर कौन सी विधि लागू की जाए। वो तो फॉरेनर है और यहाँ एक पक्षकार इंडियन है, तो फिर अगर ऐसा कोई मामला हो जिसमें एक पक्षकार फॉरेनर है, विदेशी व्यक्ति है, तो ऐसे विवादों को सुलझाने के लिए एक विधि बनाएगी, वो होती है प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि। कि कौन सी विधि लागू करें, कौन सी लागू करें, ये होता है विधियों का संघर्ष हो जाता है। इस विधियों के संघर्ष को रोकने के लिए हर राज्य यानी हर देश अपने यहाँ प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण करता है, ताकि अगर कोई मामला ऐसा है जिसमें एक पक्षकार फॉरेनर है तो वहां पर एक तो क्या है देश का नागरिक और दूसरा विदेशी है, तो दोनों की विवाद को सुलझाने के लिए प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि का निर्माण किया जाता है। और इस प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में सब लिख लिया जाता है कि अब इसके मामले कौन सा न्यायालय सुनेगा, कौन सी इसकी अधिकारिता होगी, सारी मैटर इस प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में तय कर लिया जाता है। ठीक है, फिर लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, राज्य के आचरण को नियंत्रित करती है, जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि व्यक्तियों के आचरण को नियंत्रित करती है। प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि राज्य विधि का ही भाग है, जैसे सीपीसी बनाते हैं, सीआरपीसी बनाते हैं, एविडेंस बनाते हैं, आईपीसी बनाते हैं, हर राज्य के अपने यहाँ लॉ बनाता है, वैसे ही वो प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि भी बनाता है, तो वो राज्य विधि का भाग है। जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि सदैव ऐसा नहीं होती, वो राज्य विधि का भाग नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय विधि, लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि सभी राज्यों पे समान है कि संधि करनी है तो ये प्रोसीजर फॉलो करना हो, प्रत्यर्पण करना है तो हर राज्य, चाहे भारत है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, कोई भी देश, तो प्रत्यर्पण के जो नियम है वो सब पर समान लागू है, यानी लोक अंतर्राष्ट्रीय विधि समान होती है हर देश के में। जबकि प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, हर देश की अपनी होती है, भारत अपनी विधि बनाएगा, इंग्लैंड अपनी बनाएगा, अमेरिका अपनी बनाएगा, तो वो अलग अलग होती है, प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि अलग अलग होती है। इसके साथ में प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि वो बता दिया कि अगर एक पक्षकार विदेशी है तो कौन सा न्यायालय सुनेगा, कौन सी प्रक्रिया निर्धारित होगी, ये सब प्राइवेट अंतर्राष्ट्रीय विधि में तय किया जाता है। इसको अंतर किसने किया है, पिट कॉबेट ने अंतर किया है, ये याद रखना है अपने को। फिर क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि सौजन्य के नियमों का समूह है क्या? कौन कहता है इसको सौजन्य के नियमों का समूह है?
हॉलैंड। कॉलिंस ने नहीं कहा है क्या? हॉलैंड हॉलैंड। हॉलैंड ने कहा है क्या? हाँ, क्योंकि ये वो सौजन्यवश तो करते हैं राज्य इसका पालन, कोई हाँ, विशेष सोच वो विधि नहीं है इसके लिए, व्यवहारिक रूप से करते हैं। और आगे वाले अंतरराष्ट्रीय पेज पे देखो मैडम, इसी के। आ गया। कॉलिंस लिख रहा है, शायद कॉलिंस है, कॉलिंस। मैडम हाँ, ये लुप्त लुप्त प्राय प्राय बिंदु है बिंदु इसी, हॉलैंड कहता है। इसी के आगे सौजन्य का नियमों को सौजन्यवश। कॉलिंस है। हाँ कॉलिंस है, इसका ठीक है, कॉलिंस है। लुप्त प्राय बिंदु अंतरराष्ट्रीय हॉलैंड है। सौजन्य। और दुर्बल विधि कौन हाँ मानता है? नहीं मैडम, ये देखो आप ना, ये लिखा है ना बुक में, लुप्त प्राय बिंदु है, उचित प्रतीत नहीं होता, हाँ हॉलैंड के अनुसार अंतरराष्ट्रीय हाँ हाँ, विधि तो का यही पालन तो मैं कह रही हूँ, संयोजकता। लुप्त प्राय हाँ मान रहा है हॉलैंड। और सौजन्य का है कॉलिंस। सौजन्य कॉलिंस। और इसी में दो आगे देखो, आगे वाली लाइन पढ़ो मैडम। हॉलैंड के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन संयोजकतावश किया जाता सौजन्यवंश है। किया जाता है, लेकिन इसने तो कह दिया दुर्बल है, इसलिए सौजन्यवंश कर रहा है। अच्छा, हॉलैंड वाले शब्द में अपने को ये याद रखना है कि ये विधि दुर्बल है, इसलिए इसमें कोई दंड नहीं है, कुछ नहीं है, अनुशास्त्री नहीं है, इसलिए लोग क्या सौजन्यवश पालन कर देते हैं। अच्छा, अच्छा, ठीक है, अच्छा। फिर कॉलिंस कहता है क्या ये सौजन्य की विधि है क्या? सौजन्य के नियमों का समूह ही है क्या? सिर्फ खाली लोग ऐसे ही नियमों का पालन कर रहे हैं क्या? क्यों? उसने लुप्त प्राय या कुछ भी नहीं कहा। कॉलिंस ने कहा है कि ये सौजन्य की विधि है। कहाँ है मैडम, ये बुक में है पेज क्या? नंबर 36 पे नीचे हेडिंग है ना, क्या हाँ हाँ, अंतरराष्ट्रीय विधि ठीक है। अंतरराष्ट्रीय सौजन्य के नियमों का समूह है? हाँ है। कौन से नियम? बुक में कहा कॉलिंस ने, इंटरनेशनल लॉ इन चेंजिंग वर्ल्ड। ठीक है, पृष्ठ 3 स्टार का, हाँ ये सारा दे रखा है नीचे ठीक है, रेफरेंस जो वो। कॉलिंस ने हाँ कहा। फिर अंतरराष्ट्रीय विधि की दुर्बल विधि किसने कहा है? स्टार। स्टार। ठीक है, तो याद क्या क्या करना है? डेफिनेशन में अपने को वो शब्द एक एक याद करने हैं। इसके साथ में हॉलैंड कहता है लुप्तप्राय, स्टार कहता है दुर्बल, और कॉलिंस कहता है सौजन्य। सौजन्य के नियमों का समूह है। ये शुद्ध नैतिकता, ये भी आएगा क्या? अंतरराष्ट्रीय विधि केवल शुद्ध कौन कहता है? नैतिकता है? कौन कहता है? ब्राइली। ब्राइलरी कहता ब्राइली। है शुद्ध हम्म नैतिक नियमों का समूह है। ठीक है, ये ब्राइलरी कहता है। ये पूछा नहीं जाता वैसे तो, प्रकृति में पूछा जाता है, ये डेफिनेशन में है। कोई पूछे तो पूछ ले, बस याद रखने अपने को एक एक शब्द। फिर आता है अंतरराष्ट्रीय विधि के आधार क्या होते हैं, 41 नंबर पेज पे। ठीक है, बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, कि किन आधारों पे अंतरराष्ट्रीय विधि का निर्माण हुआ? तो प्रकृतिवादी मत। मूल मूल जो है वो दो ही है प्रमुख मत। पहला है प्रकृतिवादी मत और दूसरा है अस्तित्ववादी मत। ठीक है, तो प्रकृतिवादी मत में कौन कौन से विधि शास्त्री आते हैं, वो एक नाम याद करने हैं अपने को। ठीक है, कौन कौन आते हैं? सबसे पहले ग्रोशियस आते हैं। ग्रोशियस प्रकृतिवादी विधि शास्त्री। इस प्रकृतिवादी मत के विधि शास्त्रियों का मानना है कि अंतरराष्ट्रीय विधि तो क्या है, प्राकृतिक विधि की ही शाखा है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। ये तो प्रकृति जैसे दैवी विधि आती है या प्राकृतिक विधि जैसे अपने आप आई, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, प्राकृतिक विधि की ही एक भाग है या एक शाखा है। इसको किसी ने बनाया नहीं, ये तो अपने आप ही विद्यमान हो गई है, प्राकृतिक रूप से बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद में क्या, इसको दैवी विधि समझा जाने लगा। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, फिर इसको अंतरराष्ट्रीय विधि को प्राकृतिक विधि का भाग माना और प्राकृतिक विधि को क्या मान लिया, दैवी विधि मान लिया। तो उससे धार्मिक रूप से अलग किसने किया? प्रोफेसर ग्रोशियस ने। ग्रोशियस ने उसको अलग किया, धर्म निरपेक्ष स्वरूप रखा या उसका रूप प्रस्तुत किया। फिर इसके बाद में तर्क की बात आई, धर्म से निरपेक्ष हो गया, धर्म निरपेक्ष रूप आ गया, यानी वो तो सिर्फ विधि माना प्राकृतिक विधि को। इसके बाद में तर्क की बात आई कि इसमें तो तर्क भी होते हैं, तर्कों के बात दे दी।
इसके बाद में तर्क की बात किन्होंने की? वॉतेल ने की। और 18वीं शताब्दी में प्राकृतिक विधि को अंतरराष्ट्रीय विधि का आधार बताया गया कि प्राकृतिक विधि अंतरराष्ट्रीय विधि क्या है, कहां से उत्पन्न हुई? वो प्राकृतिक विधि का आधार है या उनसे ही उत्पन्न हुई है। तो इसमें नाम याद रखने अपने को कि प्रकृतिवादी मत के समर्थक कौन कौन से हैं। सबसे पहले ग्रोशियस के बाद वातेल के बाद में प्यूफेंड्राफ, क्रिश्चियन थोमोसियस और स्टार्क विक्टोरिया, कोमा लगाने हैं, ठीक है, स्टार्क कोमा विक्टोरिया कोमा आर्गस्टाइन कोमा सूरिज। ये इतने विधि शास्त्री जिनका मत प्रकृतिवादी मत पर आधारित है। वो कहते हैं अंतरराष्ट्रीय विधि तो प्रकृति से ही उत्पन्न हुई है। दूसरा आता है अस्तित्ववादी मत। इस मत के मानने वाले विधि शास्त्री ये कहते हैं मैडम कि लास्ट वाला क्या था? स्टार सुएरिज, ठीक है। ये 4-5 नाम याद करने, ग्रोशियस, वॉतेल, प्यूफेंड्राफ, क्रिश्चियन थोमोसियस, स्टार्क, आर्गस्टाइन, विक्टोरिया और सूरिज। नेक्स्ट आता है अस्तित्ववादी मत। इस मत के मानने वाले विधि शास्त्रियों का मत है कि अंतरराष्ट्रीय विधि वास्तव में प्रकृति से उत्पन्न नहीं हुई है। ये तो राज्य के वास्तविक व्यवहार को बताती है कि अंतरराष्ट्रीय विधि कहाँ से उत्पन्न, जो संधियां की है या जो प्रथाएं की है, जो संधियां या जो प्रथाएं हुई है उनसे निर्मित हुई है, ठीक है। तो इसमें प्रथम विधि शास्त्री कौन है? बिंकर शोयक। फिर आता है, इन्होंने कहा कि ये राज्य की इच्छा पर आधारित है कि राज्य जो बनाना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय विधि बनाना चाहते हैं या जो अपनी इच्छा का समर्थन करते हैं, वो ही अंतरराष्ट्रीय विधि को निर्मित कर सकते हैं या उसके मेंबर बन सकते हैं। तो इसमें राज्यों की इच्छा की अवधारणा को सबसे पहले जर्मन विधि शास्त्री हीगल ने प्रस्तुत किया था। हीगल सबसे पहले कौन आ गया? बिंकर शोयक आ गया अस्तित्ववादी में। बिंकर शोयक के बाद में आया हीगल ने क्या बात दी? कौन सी अवधारणा प्रस्तुत की? राज्यों की इच्छा की अवधारणा प्रस्तुत की। इसके बाद में इटली की विधि शास्त्री एंजिलोटी ये कह रहे हैं कि अगर कोई राज्य संधि कर लेता है तो उस संधि का उसको पालन करना ही होगा। संधि का पालन करने के लिए वो बाध्य हो जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं? पैक्टा सेंट सर्वेंडा बोलते हैं कि अगर किसी अंतरराष्ट्रीय विधि के या किसी संधि के पक्षकार बन गए तो उसे उस विधि या उस संधि के नियमों को पालन करना ही होगा। तो इसमें दूसरा जो मत है उसमें 3 ही नाम है। सबसे पहले बिंकर शोयक है, फिर राज्यों की इच्छा का सिद्धांत किसने? हीगेल ने पारित किया था, और इटली के विधि शास्त्री एंजिलोटी ने कौन सा सिद्धांत दिया? पैक्टा सेंट सर्वेंडा, कि अगर राज्यों ने संधि पर सिग्नेचर कर दिए, संधि के पक्षकार बन गए, तो उसे उसके नियमों को फॉलो करना ही होगा, बंधनकारी हो जाता है। तीसरा मत, इसमें कुछ और मत है जिसमें सहमति का सिद्धांत आता है। 2 तो प्रमुख हो गए मत, पहला प्रकृतिवादी, दूसरा अस्तित्ववादी। अन्य कुछ मत हैं जिसमें सबसे पहला है सहमति का सिद्धांत, कि कोई भी राज्य अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को तब फॉलो करे जब वो उसमें सहमति प्रस्तुत करता है, अपनी सहमति देता है। तो सहमति देने वाले में कौन कौन है? एंजिलोटी, ट्रिप्ले और ओपेनहाइम।
ओपेनहाइम। 3 व्यक्ति है, इनके नाम याद करने हैं आपको। उससे क्या क्या याद करना है? एंजिलोटी, ट्रिप्ले और ओपेनहाइम। ओपेनहाइम लगभग सब में आ रहा है, ठीक है, सब में आ रहा है। तो सबसे पहले एंजिलोटी, ट्रिप्ले, सहमत कौन कौन होते हैं? ट्रिप्ले, एंजिलोटी और ओपेनहाइम। फिर आता है दूसरा सिद्धांत, आत्मनिर्णय का सिद्धांत, कि कुछ राज्य आत्मनियमन कर लेते हैं, अपने जो अधिकार हैं या उसकी जो शक्ति है उनको कुछ मात्रा में नियमित कर लेते हैं, संतुलित, उनको नियंत्रित करके अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को वो फॉलो करते हैं, उनको मानते हैं। इसमें एक विधिशास्त्री है, अर्थशास्त्री, विधिशास्त्री नहीं, अर्थशास्त्री जेलेनिक है। दूसरा जो सिद्धांत है आत्मनियमन का सिद्धांत, उसमें विधि शास्त्री नहीं है। कौन? अर्थशास्त्री जेलेनिक है। ये कहते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को फॉलो करने वाले राज्य हैं वो आत्मनियमन करते हैं, यानी अपनी शक्तियों का जो उसमें समाहित है उनका कुछ हद तक नियमन करके वो अंतरराष्ट्रीय नियमों को फॉलो करते हैं। तीसरा आता है पैक्टा सेंट सर्वेंटा। मैंने पहले भी बताया कि किसने दिया ये? इटली के विधिशास्त्री एंजिलोटी ने। इटली के विधिशास्त्री एंजिलोटी ने पैक्टा सेंट सर्वेंटा का मत दिया। इस सिद्धांत या इस पैक्टा सेंट सर्वेंटा के का अर्थ है कि जो राज्य संधि करते हैं उनका उससे सम्मान करना चाहिए, सद्भाव करना चाहिए तथा उसे पालन करने या उसका पालन करने के लिए वो बाध्य हो जाते हैं, यानी उसका पालन उनको करना अनिवार्य हो जाता है। चौथा आता है मौलिक अधिकारों का सिद्धांत, कि जैसे कि सब व्यक्तियों के पास मौलिक अधिकार होते हैं वैसे हर राज्यों के पास में क्या है? मौलिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकारों का सिद्धांत कौन से विधिशास्त्री ने दिया था? ये इसमें आया हुआ नहीं है। सिर्फ बताइए तो क्या बताइए? आलोचना बताइए। किसकी आलोचना किसने की? ब्राइलरी ने की थी। फिर आता है नैतिक विधि का आधार। ब्राइलरी कह रहा है कि जिस प्रकार नैतिक कर्तव्य हर व्यक्ति का होता है उसी प्रकार राज्य भी अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों को इसलिए पालन करते हैं कि उन पे नैतिक बंधन होता है कि हम अगर अंतरराष्ट्रीय विधि के नियमों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरे राज्य हमारे बारे में क्या सोचेंगे। जैसे कि एग्जाम्पल है कि नैतिक बंधन होते हैं, हर कोई पर एक नैतिक केस, किसी के सामने, बड़ों के सामने बोलना नहीं चाहिए, उनके सामने धूम्रपान नहीं करना। ये क्या है? डांटेंगे वो, ये करेंगे, ये नैतिक क्या है? नैतिक बाध्यता है। वैसे ही अंतरराष्ट्रीय विधि में ये है कि अंतरराष्ट्रीय विधि का राज्य इसलिए फॉलो करते हैं कि वो उसके पीछे अपना पालन करने में अपना नैतिक कर्तव्य या नैतिक ड्यूटी, उत्तरदायित्व समझते हैं। लास्ट है सामाजिक आधार। अंतरराष्ट्रीय विधि में सामाजिक आधार को मानते हैं। इनके कौन है मानने वाला? ड्यूगिट ने कौन सा दिया सिद्धांत? सामाजिक समेकितता, कि कोई भी व्यक्ति समाज में सिंगल नहीं रह सकता, उसे किसी न किसी काम के लिए किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर ही रहना पड़ता है। यानी ये चयन है, ये एक क्रम है कि हर व्यक्ति को अपने काम के लिए दूसरे पर निर्भर रहना है। कोई व्यक्ति स्वयं सिंगल अपना जीवन नहीं जी सकता कि मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, मैं तो सब कुछ हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ड्यूगिट ने दिया सामाजिक समेकितता का सिद्धांत, जिसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति समाज में एक दूसरे पर अधीन है, अधीनस्थ है, सार्वभौमिक अधीनस्था सार्वभौमिक है। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय विधि के मत थे। कितने? 6 और 2, 8 हो गए। इसके बाद में अंतरराष्ट्रीय विधि का स्रोत है वो कल पढ़ेंगे अपन, है? ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन है तो बताओ। ओके मैडम, ये वापस देखना सही